नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 वर्षों के लिए ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना चरण 3 को मंजूरी दी। जनरेटिव एआई यानी जीएआई और नौकरियां, इसमें नौकरियों की गुणवत्ता और मात्रा पर संभावित प्रभावों का वैश्विक विश्लेषण किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक हरित ऊर्जा उद्योगों को यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के अनुपालन में मदद कर सकती है। इसके अलावा जनरल एक्वेटिक कंजर्वेशन के एक अध्ययन ने समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न संकट को उजागर किया। और G20 या OECD के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत 2023 की होगी चर्चा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 वर्षों के लिए ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना चरण 3 को मंजूरी दी है। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाओं से लैस करना है। चरण 3 को 7,210 करोड़ रुपए के फंड के साथ मंजूरी दी गई है। ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट की ई समिति की संयुक्त साझेदारी में उच्च न्यायालयों के जरिए विकेंद्रीकृत तरीके से इसको लागू किया जा रहा है। ई कोर्ट्स परियोजना का पहला चरण 2015 में और दूसरा चरण 2023 में समाप्त हुआ था। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के चरण 3 का लक्ष्य न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाना है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय, पूर्वानुमानित और पारदर्शी बनाकर न्याय प्रणाली को सुगम बनाना है। इस योजना के प्रमुख घटक हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेपरलेस कोर्ट, ऑनलाइन विवाद समाधान यानी कि ODR और इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS के साथ एकीकरण, साथ ही S3WAAS प्लेटफॉर्म। इसके सब लोगों के लिए अपेक्षित परिणाम अलग अलग होंगे। अगर हम नागरिकों की बात करें तो इसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। वर्चुअल कोर्ट से न्याय तक सभी व्यक्तियों की पहुंच में वृद्धि होगी। इसके अलावा वकीलों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा क्योंकि इससे डिजिटल सुनवाई और ई फाइलिंग की सुविधाओं से न केवल दक्षता में वृद्धि होगी बल्कि महिलाओं और दिव्यांग जनों का भी अधिक समावेशन होगा। वहीं न्यायाधीशों के लिए भी काफी सुविधा होगी। मामलों की बुद्धिमत्तापूर्ण शेड्यूलिंग से न्यायाधीशों को किसी केस को प्राथमिकता देने के साथ साथ समय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी और साथ ही उन्हें सूचना और अनुसंधान उपकरणों तक अधिक पहुंच प्राप्त होगी। वहीं न्यायालय के लिए ये परियोजना इस तरीके से इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि नई अदालतें ICT अवसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट प्रणाली से युक्त होंगी। और आइए अब बात करते हैं श्रम एवं रोजगार की। जनरेटिव एआई और नौकरियां, नौकरी की गुणवत्ता और मात्रा पर संभावित प्रभावों का वैश्विक विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज और अन्य कंटेंट उत्पन्न कर सकता है जिन पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए ओपन एआई का ChatGPT, गूगल्स बार्ड आदि। ये जटिल भाषा संरचनाओं को समझने के लिए एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक मशीन लर्निंग तकनीक है जो कंप्यूटर्स को मानव की भाषा की व्याख्या करने, बदलाव करने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में कई मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली गई है जिसमें कहा गया है कि GAI यानी जनरेटिव एआई से व्यवसायों के पूरी तरह से स्वचालित होने की बजाय रोजगार में वृद्धि होने की ज्यादा संभावना है। जैसे जैसे देशों की आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे GAI के कारण नौकरियों के स्वचालन में भी वृद्धि होती जाएगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी को अपनाने में कुप्रबंधन की वजह से लैंगिक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। इससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित होंगी। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि नौकरी से वंचित होने की दशा में किसी अन्य पद पर नियुक्ति या प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच वार्ता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। नौकरी की गुणवत्ता में वृद्धि करने, प्रशिक्षण देने और आय समर्थन से ऑटोमेशन के लैंगिक प्रभाव कम हो जाते हैं। एआई को विनियमित करने वाले कानून बनाने चाहिए। इसके लिए श्रमिक, नियोक्ता और सरकार को शामिल
करने वाली त्रिपक्षीय व्यवस्था को सक्रिय करने की जरूरत है। और आइए अब बात करते हैं जीपीटी के बारे में। जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स परिवार से संबंधित हैं। एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित एक प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। ये बहुत बड़े डेटा सेट का उपयोग करके कंटेंट की पहचान, संक्षेपण और अनुवाद कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं तथा फिर से कंटेंट उत्पन्न कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार से वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जुड़ेंगे। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसे गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का नोडल मंत्रालय है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निधियों का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के लाभार्थियों के पास 14 किलो 200 ग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन या फिर 5 किलोग्राम का सिंगल बॉटल कनेक्शन या 5 किलोग्राम का डबल बॉटल कनेक्शन में से कोई एक कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा रूपरेखा के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और स्टोव भी मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं को 14 किलो 200 ग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ये सब्सिडी प्रति वर्ष 12 रिफिल्स पर प्रदान की जाती है। एलपीजी कवरेज का विस्तार करने के लिए और भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पहल, इसके तहत फर्जी कनेक्शन और घरेलू सिलेंडरों के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए गैर कानूनी उपयोग को कम करने के लिए सब्सिडी सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डाल दी जाती है। गिव इट अप योजना के तहत लोगों को स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त रिफिल कोविड-19 के दौरान प्रदान किए गए थे। इस योजना का महत्व इसलिए है क्योंकि महिलाओं को इससे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है, घरेलू स्रोतों से हो रहे वायु प्रदूषण में कमी करने में मदद मिल रही है और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में सहायता प्राप्त हो रही है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार हरित ऊर्जा उद्योगों को यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के अनुपालन में मदद कर सकती है। CBAM एक नीतिगत साधन है। इसका प्रयोग यूरोपीय संघ के देशों में आने वाली कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित शुल्क आरोपित करने के लिए किया जाएगा। साथ ही इसके तहत गैर यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत रिपोर्टिंग 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। 1 जनवरी 2026 से इसके निर्धारित चरण से ही इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। CBAM भारतीय निर्यात के लिए एक गैर प्रशुल्क बाधा की तरह है। NTB यानी नॉन टैरिफ बैरियर सीमा शुल्क के अलावा कोई भी ऐसा अन्य उपाय है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा के रूप में कार्य करता है। CBAM से निपटने के लिए भारत ने ये दृष्टिकोण अपनाया है कि अल्प कार्बन उत्सर्जक प्रौद्योगिकियों और उत्पादन विधियों को अपनाया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर मिशन आदि पहलों की मदद से विकार्बनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत अपने MSMEs को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए EU के साथ वार्ता कर रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत EU का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2022 में भारत के 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के लौह, इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों का 27% निर्यात यूरोपीय संघ को किया गया था। CBAM के तहत आने वाली वस्तुओं के यूरोपीय संघ के आयातक राष्ट्रीय प्राधिकरणों में पंजीकृत होंगे, जहां वे एडवांस में CBAM प्रमाण पत्र भी खरीद सकते हैं। प्रमाण पत्रों की कीमत साप्ताहिक ETS भत्तों के आधार पर तय की जाती है। ETS यानी कि उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। यूरोपीय संघ के आयातक अपने आयात में निहित उत्सर्जन की घोषणा करते हैं और प्रत्येक वर्ष संबंधित संख्या में एडवांस में लिए गए प्रमाण पत्र वापस सौंपते हैं। इसके अलावा यदि आयातक ये साबित कर देता है कि आयातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान ही कार्बन मूल्य का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, तो संबंधित राशि में कटौती की जा सकती है।
और आइए अब बात करते हैं जैव विविधता। जर्नल एक्वेटिक कंजर्वेशन के एक अध्ययन ने समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न संकट को उजागर किया है। प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में कृत्रिम प्रकाश यानी एलन के रूप में जाना जाता है। ये पर्यावरण में एक अत्यधिक गलत दिशा में और अवरोधक कृत्रिम प्रकाश है जो आमतौर पर बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश के स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो ये है सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश। वहीं बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश है। बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश उसको बोला जाता है जो जीवों के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसके अलावा कृत्रिम प्रकाश की बात करें तो शहरी रोशनी, अपतटीय तेल और गैस प्लेटफॉर्म्स, विंड फार्म्स और द्वीपों के विकास से उत्पन्न प्रकाश। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश का महत्व है। महासागर को आमतौर पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर 3 जोन्स में विभाजित किया गया है। ये हैं यूफोटिक यानी सुप्रकाशी जोन, ये 200 मीटर तक का जोन होता है। वहीं डिस्फोटिक जोन है मंद प्रकाशी जोन जो कि 200 से 1000 मीटर तक होता है। तीसरा है एफोटिक जोन जो कि अप्रकाशी जोन कहा जाता है। ये 1000 मीटर से नीचे का जोन है। समुद्री जीवों में प्रकाश द्वारा निर्देशित दृश्य प्रणालियां होती हैं। इसके अलावा सौर तथा चंद्र चक्र उनके जीवन की घटनाओं जैसे कि अंडे सेने यानी कि एग हेचिंग आदि को विनियमित करते हैं। प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव ये होता है कि उथले जलीय क्षेत्रों के प्रकाश संश्लेषकों की क्लोरोफिल बनाने की क्षमता घट जाती है। ये सहजीवी प्रक्रियाओं में बदलाव ला सकता है और कोरल रीफ के समग्र स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है। इसके अलावा एक प्रजाति के शरीर क्रिया विज्ञान में परिवर्तन अंतर प्रजातिगत परस्पर क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। इससे निशाचरी प्रमुख प्रजातियों की प्रजनन दर कम हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं कि प्रकाश प्रदूषण से निपटने के लिए इस अध्ययन में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए और कृत्रिम प्रकाश के विरुद्ध अवरोध निर्मित किए जाने चाहिए यानी कि बैरियर्स बनाए जाने चाहिए। वहीं समुद्री संरक्षण क्षेत्रों या अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। समुद्री समुदायों के लिए ज्ञात महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान प्रकाश प्रदूषण में कमी की जानी चाहिए। क्रूज, लाइट हाउस, जहाज आदि के बेहतर विकल्पों को अपनाया जाना चाहिए। और अगली खबर है G20 से संबंधित। G20 या OECD के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत 2023 के बारे में करते हैं बात। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 या OECD के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। इनका उद्देश्य बाजार में विश्वास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए बदलते पूंजी बाजार में कंपनियों की मदद करना है। ये सिद्धांत पहली बार 1999 में जारी किए गए थे और G20 नेताओं ने 2015 में इनका समर्थन किया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सेट सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी का संचालन कंपनी के सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में किया जाए। फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं कानून के शासन के अनुरूप होनी चाहिए। पर्यवेक्षी अधिकारियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों पर उचित ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सूचना के आदान प्रदान के लिए सीमा पार सहयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है शेयरधारक अधिकार और स्वामित्व के कार्य का सिद्धांत। इसके तहत सामान्य शेयरधारक बैठकों में शेयरधारकों की संपूर्ण भागीदारी की संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। संबंधित लेन देन में निहित हितों के टकराव को दूर करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है संस्थागत निवेशक, शेयर बाजार और मध्यवर्ती सिद्धांत। इसके तहत इनसाइडर ट्रेडिंग, बाजार में हेरफेर आदि का निषेध होना चाहिए। चौथा सिद्धांत है प्रकटीकरण और पारदर्शिता सिद्धांत। इसके तहत पूंजी संरचनाएं, समूह संरचनाएं, मतदान के अधिकार आदि शामिल होने चाहिए। एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वार्षिक बाह्य लेखा परीक्षा होनी चाहिए। साथ ही बोर्ड की जिम्मेदारियों के सिद्धांत के तहत सभी शेयरधारकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। औपचारिक और पारदर्शी बोर्ड नामांकन, चुनाव प्रक्रिया आदि सुनिश्चित करनी चाहिए। संधारणीयता और लचीलेपन की अगर हम बात करें तो इसके तहत संधारणीयता संबंधी प्रकटीकरण फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के संगत होने चाहिए। संधारणीयता पर संवाद स्थापित करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, ये यूनिकोड अनुरूप सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को सभी विधान पालिका निकाय संबंधी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। नागरिक और विधायिका के सदस्य दोनों इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ये एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन की अवधारणा को शामिल करता है। इसका वित्त पोषण संसदीय कार्य मंत्रालय करता है। इसे तकनीकी सहायता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त होती है। नेवा का महत्व है संपूर्ण विधायी प्रक्रिया को स्वचालित बनाने में, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग आसान करने में और जानकारी को साझा करने में।
अगली खबर है आयुष्मान भव अभियान। ये ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक सहयोगात्मक अभियान है। इसका उद्देश्य देश के हर गांव और हर कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा कवरेज का विस्तार करना है। इस अभियान के 3 घटक हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। आयुष्मान मेला के तहत ऐसे आयोजनों में हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं आयुष्मान सभाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोगों के लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अगला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। भारत की FDI नीति के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 2018 से लेकर के 2023 तक में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 43,713 करोड़ रुपए का FDI प्राप्त हुआ है। ग्रीन फील्ड में यानी कि नई परियोजनाओं में ये स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है। ब्राउन फील्ड में यानी कि जो मौजूदा परियोजनाएं हैं उनमें स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक की FDI की अनुमति है। 74% से ज्यादा निवेश के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एक अत्याधुनिक मंच के रूप में SID लॉन्च किया है, यानी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कौशल विकास के लिए शुरू की गई सभी पहलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। SID भारत में कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार वृद्धि तथा उद्यमिता का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास को अधिक नवोन्मेषी, सुलभ और व्यक्तिपरक बनाना है। इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 के लिए आवश्यक कौशल पर बल दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए प्रासंगिक कोर्स की सिफारिश करने के लिए आधार सक्षम फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। अगला टॉपिक है डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। डिकरा एक सहयोगात्मक डिजिटल पब्लिक गुड्स है। ये जलवायु लोचशील कृषि से संबंधित मुख्य भू-स्थानिक डेटा सेट्स तक पहुंच प्रदान करता है। इसे कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की जानकारी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और साझेदार संगठनों ने तैयार किया है। अगला टॉपिक है TTPs यानी रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क। TTPs आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क कई तरह से मदद कर सकता है। ये साइबर अपराधों को ट्रैक और वर्गीकृत करने में, केस को सुलझाने के लिए आवश्यक साक्ष्यों के बीच संबद्धता की पहचान करने में और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्यों को फ्रेमवर्क में व्यवस्थित करने में। IIT कानपुर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत अपराध को अंजाम देने में साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक पद्धति और उपकरण विकसित किया है। NMICPS का लक्ष्य अनुसंधान एवं विकास, ट्रांसलेशन रिसर्च, उत्पाद विकास, स्टार्टअप्स की इंक्यूबेटिंग और समर्थन तथा व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करना है। अगला टॉपिक है K2-18b एक्सोप्लैनेट यानी बहिर्ग्रह। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b नामक एक्सोप्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मौजूदगी का पता लगाया है। K2-18b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का अनुवर्ती यानी सक्सेसर है। ये इंफ्रारेड रेंज में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसके हाई रिजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी उपकरण इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में बहुत पुराने, दूरस्थ या धुंधले पिंडों को देखने में सक्षम बनाते हैं। अगला टॉपिक है मैसेंजर यानी मरकरी सरफेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग। हाल ही में नासा ने मैसेंजर द्वारा लिए गए बुध ग्रह के चित्र को सोशल मीडिया पर साझा किया था। मैसेंजर नासा का अंतरिक्ष यान मिशन था। इसे बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य बुध ग्रह के भूविज्ञान, चुंबकीय क्षेत्र और रासायनिक संरचना का अध्ययन करना था। इसे नासा ने 2004 में लॉन्च किया था। ये मिशन 2015 में समाप्त हो गया था। मिशन की उपलब्धियां ये रही कि इसने बुध ग्रह की सतह की संरचना का पता लगाया, बुध के भूवैज्ञानिक इतिहास की जानकारी दी, बुध के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और ये भी सत्यापित किया कि इसके ध्रुवीय क्षेत्र में मुख्य रूप से वाटर आइस मौजूद हैं।
अगला टॉपिक है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राजभाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। आपको बता दें कि विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली शाह 1947 में आजादी के बाद भारत में शामिल होने का पक्षधर नहीं था। इस कारण से हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। आर्मेनिया, जिसकी राजधानी येरेवान है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर आर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इन डिजिटल समाधानों को पूरी जनसंख्या के पैमाने पर डिजिटल रूपांतरण के लिए लागू किया गया है। आर्मेनिया ट्रांस कॉकेशियन एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमाएं अजरबैजान, नागोर्नो काराबाख गणराज्य जो कि विवादित क्षेत्र है, इसके अलावा तुर्की, नक्शिवन स्वायत्त गणराज्य जो कि अजरबैजान का एक एक्सक्लेव है, इसके अलावा जॉर्जिया और ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आर्मेनिया एक पहाड़ी देश है। यहाँ कोई तराई भूमि नहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अरागेट्स है। इसे अलाघेज भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख नदी है अरस नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।